Bismillahirrahmanirrahim. This is the Mechanics 1 course, and this is our 7th lecture, online lecture. Today we will discuss about the coordinate systems and vectors. जो outlines हैं आज के lecture की वो यहाँ पे given हैं. इनमें से हम 3 जो पहले टॉपिक हैं इस चैप्टर के वो कवर कर पाएंगे. जो फर्स्ट टॉपिक है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है. सेकंड जो है वो वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड है वो है कि हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स से. इन फिजिक्स we often deal with the physical quantities that have both numerical and directional properties. These quantities are called vectors. In this chapter, we will be concerned with general properties of vectors together with some common applications to physical situations. हम किसी भी पॉइंट को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो उसकी लोकेशन को, तो हम एक सिस्टम उसके लिए यूज करते हैं जिसे कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. ठीक है, many aspects of physics involve a description of a location in space in 2 dimensions. This description is accomplished with the use of the Cartesian coordinate system, in which coordinate system कैसा होता है जिसमें दो एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं 2 डायमेंशंस में. ठीक है, in which perpendicular axes intersect at a point defined as the origin O, जो कि अभी मैं एक फिगर शो करूंगा उसमें ये दिखाया हुआ है. Cartesian coordinates are also called rectangular coordinates. जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं इनको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो 2 एक्सिस हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं. ठीक है, तो इस फिगर में ये बच्चे डिफरेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं. फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट पॉइंट है एक्स, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इस प्लेन के अंदर उसके कोऑर्डिनेट बताएंगे, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी बताएंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी बताएंगे इसकी लोकेशन को बताने के लिए. इसी तरह अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो उसकी ये वैल्यू गिवन है इस ग्राफ के अंदर कि इसकी लोकेशन इस रेफरेंस पॉइंट से इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के एतबार से कहाँ पे है. इसी तरह एक और पॉइंट की मैंने Q जिसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट किया हुआ है -3 और 4 से. तो sometimes it is convenient to represent a point in a plane by its polar coordinates r theta. 2 डायमेंशन में कभी कभी ये इजी होता है हमारे लिए कि हम किसी पॉइंट को लोकेट करें विद द हेल्प ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स. तो पोलर कोऑर्डिनेट्स को भी जो आगे फिगर आएगी उस फिगर में दिखाया हुआ है. Here r is the distance from origin to the point having Cartesian coordinates x and y, and theta is the angle between a fixed axis and a line drawn from origin to that point. Usually we take x-axis as fixed axis and theta is measured counterclockwise from it. तो यहाँ पे देखें कि ये अगर पॉइंट एक्स वाई प्लेन में हमें गिवन है, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये होगा आपका थीटा कोऑर्डिनेट, और ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है इसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूं, ठीक है, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी. तो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर perpendicular over hypotenuse, and cosine theta is equal to x over r, and tan theta is equal to y over x. इस तरह हम अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है, स्टार्टिंग विद द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट
We can obtain the Cartesian coordinates by using the equations. ये equations given है कि अगर हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी हो तो हम उसे लिख सकते हैं r कोसाइन ऑफ थीटा, क्योंकि कोसाइन थीटा बराबर होता है x ओवर r के, तो r दूसरी तरफ आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह y को हम डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें r और थीटा गिवन हो, कैसे y इज इक्वल टू r साइन ऑफ थीटा। फर्दर इफ वी नो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अगर अब उसके उलट अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है r एंड थीटा कैन बी फाउंड एज, तो r और थीटा को हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। थीटा फाइंड करने के लिए हम tan थीटा ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x, y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है, tan दूसरी तरफ चला जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x आ जाएगा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो r की वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट, अगर हमें x और y की वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज, इनमें डिफरेंस क्या है। पहले हम बात करते हैं स्केलर की, क्योंकि स्केलर एक सिंपल टू अंडरस्टैंड है। A scalar quantity is completely specified by a single value with an appropriate unit and has no direction. इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। हम इसके यहाँ पे जो एग्जांपल दी हुई है वो ये है कि अगर आप प्लान कर रहे हो कहीं बाहर जाना, आपने कहीं घूमने जाना है, और जब आपने कहीं घूमने जाना है तो आपने उसके मुताबिक ड्रेसिंग करनी होगी, सूट पहनना होगा। तो आपको क्या चीज चाहिए, आपको चाहिए कि आप बाहर का आपको टेम्परेचर का पता हो, एनवायरनमेंट का पता हो। फॉर एग्जांपल आप जरूरत है सिर्फ टेम्परेचर की, तो आप किसी से पूछ लेंगे भाई ये कितना टेम्परेचर है, वो किसी खास यूनिट में आपको बता देगा कि बाहर जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे आपको इस टेम्परेचर जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है को डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब किया जा सके ओनली विद द हेल्प ऑफ अ नंबर एंड अ प्रॉपर यूनिट, तो ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और अब हम देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी फिर किस तरह की होती है। अ वेक्टर क्वांटिटी इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय अ नंबर विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट। अब नंबर का क्या मतलब है, नंबर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्लस अ डायरेक्शन, और हमें डायरेक्शन लाजमी तौर पर बतानी होती है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप कोई एरोप्लेन पायलट करना चाहते हैं और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको किस चीज की जरूरत होगी, आपको जरूरत होगी कि आपको विंड की डायरेक्शन, विंड की वेलोसिटी का पता हो। तो विंड की सिर्फ वेलोसिटी मतलब स्पीड नहीं हमें चाहिए, हमें विंड की डायरेक्शन भी बतानी होगी कि किस डायरेक्शन में हवा चल रही है। तो अगर तो इस तरह हमें विंड की वेलोसिटी को विंड की वेलोसिटी बताने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। एक तो स्पीड की जरूरत है, मतलब तो वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है विद प्रॉपर यूनिट, और हमें उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है। ऐसी क्वांटिटी को फिर हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। तो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे। ठीक है, उसके लिए जो अहम बात है वो ये है कि एक तो उसकी मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है, वेक्टर की मैग्नीट्यूड बराबर हो, और दूसरा क्या, डायरेक्शन सेम हो। ये जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हों, वो प्लेन के अंदर कहीं पे भी हों, लेकिन एक दूसरे के पैरेलल में हो, डायरेक्शन सेम हो। तो ऐसे दो वेक्टर्स को हम कहते हैं वो इक्वल वेक्टर है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if they have the same magnitude and same direction. For example, all the vectors in the following figure, मैं भी आपको फिगर दिखाता हूँ, are equal even though they have different starting points. This property allows us to move a vector to a position parallel to itself in a diagram without affecting the vector. तो मैं डायग्राम आपको ये दिखा, यहाँ पे जितने भी ये वेक्टर हैं, क्योंकि
इसकी जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर की वो इसकी लेंथ बता रही है, इन सब की लेंथ बराबर है और ये एक्स एक्सिस के साथ एक जितना एंगल बना रहा है, तो इस तरह ये चारों के चारों जो वेक्टर गिवन है ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट है कि अगर हमें वेक्टर को ऐड करना हो, ठीक है, ये अगली प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, ऐड कैसे करते हैं। व्हेन टू और मोर वेक्टर्स आर they must all have the same units and they all must be the same type of quantity। ऐसा नहीं है कि आप वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में ऐड कर दें। अगर दो वेक्टर आपको ऐड करने हैं तो दोनों वेक्टर्स या तो वेलोसिटी वेक्टर हो या फिर दोनों एक्सेलरेशन वेक्टर हो, दोनों वेक्टर मोमेंटम के हो, मतलब जो भी हो वो एक तरह की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। We can add two vectors A and B graphically। जिस तरह आपने 9th 10th में भी वेक्टर्स को ऐड करना हेड टू टेल रूल से पढ़ा है, और ये यहाँ पे वही तरीका बताया गया है। टू ऐड वेक्टर ए बी टू वेक्टर ए, अगर आपने वेक्टर बी को वेक्टर ए में ऐड करना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस फिगर में बताया हुआ है, आप वेक्टर ए को बी में ऐड कर रहे हैं, सॉरी बी वेक्टर को ए में ऐड करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे आप वेक्टर ए को ड्रा करेंगे, फिर वेक्टर बी को ड्रा इस तरह करेंगे कि वेक्टर बी की जो टेल है वो पहले वेक्टर ए के हेड के साथ मिली हुई हो, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास कैसे आ जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसी तरह एक आइडेंटिटी भी है कि वेक्टर एडिशन कम्यूट करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है वेक्टर एडिशन में। वो क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब क्या है कि आप वेक्टर b को a में ऐड करें या वेक्टर a को b में ऐड करें तो उनका ये जो रिजल्टेंट है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये दोबारा से वही तरीका बताया हुआ है हेड टू टेल रूल का कि आप वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं, राइट। अच्छा, when two vectors are added the sum is independent of the order of addition, जो कि मैंने लास्ट में बात की, जो कि फिगर लास्ट फिगर में बताया हुआ था। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ऑर्डर अगर आप चेंज कर दें, a प्लस बी कर दें या b प्लस ए कर दें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चे कि व्हेन 3 और मोर वेक्टर्स आर एडेड, जब हमें 3 या उससे ज्यादा वेक्टर ऐड करने हो तो क्या होगा, their sum is independent of the their sum is independent of the order, ठीक है। आप किस ऑर्डर से उनको ऐड कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, in which the individual vectors are grouped together। सॉरी, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो वेक्टर जो ग्रुप किए हुए हैं वो किस तरह ग्रुप किए हुए हैं, जो कि नेक्स्ट बताया हुआ है। द ज्योमेट्रिक प्रूफ ऑफ दिस रूल, तो इसका जो ज्योमेट्रिक प्रूफ है वो नेक्स्ट फिगर में बताया हुआ है, वो मैं अभी आपसे शेयर करता हूं। फॉर 3 वेक्टर्स इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या चीज है, ये अब यहाँ पे a b प्लस a को ग्रुप किया हुआ है, मतलब b प्लस a सॉरी b प्लस c को ग्रुप किया हुआ है। b प्लस c को हम पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें वो आंसर हम a वेक्टर में ऐड कर देंगे, जो कि बराबर होगा a प्लस b, मतलब a प्लस b को आप पहले ऐड कर लें, फिर जो आंसर आए उसमें c वेक्टर ऐड करते हैं, जो कि इस फिगर में आपको बताया हुआ है, ठीक है। ये दोनों बातें यहाँ से क्लियर हैं कि वेक्टर b प्लस सी को हमने ऐड किया और b वेक्टर और c वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया वो ये आ गया, और इसके साथ इस रिजल्टेंट को फिर हमने वेक्टर a में ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया a प्लस b प्लस c। इसी तरह अगर ऐसे करें, जो कि राइट साइड थी उसकी इक्वेशन की, उसमें क्या था कि आप a और b वेक्टर को पहले ऐड करें, a और b को मैंने ऐड कर लिया तो रिजल्टेंट ये वेक्टर आ गया। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को c में ऐड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b ब्रैकेट प्लस c वेक्टर, राइट। और नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर a इज डिफाइंड एज द वेक्टर that when added to the same a vector gives 0 for the vector sum, ठीक है। अगर हम a को
नेगेटिव ए में ऐड करें तो उसका सम 0 के बराबर आना चाहिए. The vectors a and negative a have the same magnitude but opposite direction. तो ये अगली फिगर में आपको बताया होगा. ठीक है. तो इसके बाद है कि हमने अगर दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन के लिए हम सपोज करते हैं, सपोज टू वेक्टर्स ए एंड बी, द ऑपरेशन a माइनस बी एज माइनस बी इज एडेड टू ए, यानी a माइनस बी का मतलब ये है कि आपने a वेक्टर को नेगेटिव b वेक्टर में ऐड कर दिया है. ठीक है. तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस minus b. This is your equation number 7. The geometric construction for subtracting two vectors is illustrated below in the figure. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, आपने क्या करना है कि b वेक्टर की डायरेक्शन को उलट कर देना है माइनस b बनाने के लिए, नेगेटिव b वेक्टर बनाने के लिए. फिर आपने a को मनफी b वेक्टर में ऐड कर देना, तो ये अब आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक है. इस फिगर में भी उसी तरह बताया हुआ है कि आपने जो वेक्टर माइनस बी को ए में कैसे ऐड करना है. ठीक है. नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है जो आज हमारा, वो ये है कि अगर कि आपने एक वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर ऐड करना हो तो कैसे ऐड, मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. एक वेक्टर में एक स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर को आपने स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे करते हैं? तो जब भी कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है एक वेक्टर के साथ, तो सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, उस वेक्टर की डायरेक्शन वही रहती है. ठीक है. इफ वेक्टर a is multiplied by a positive scalar quantity m, the product ma is a vector that has the same direction as a and magnitude जो है उसकी होगी m into a हो जाएगी. If अगर यही वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो बाय अ नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी यानी माइनस m के साथ, the product minus m will be directed opposite to a and magnitude जो m है, for example if a is multiplied by a number 5, then its magnitude will be 5a with the same direction. जबकि अगर -5 के साथ अगर कोई वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो उसकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी. तो ये था बच्चे आज का लेक्चर. तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन. और अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ. तो जो क्वेश्चन है प्लीज आस्क. You can also ask your question in the chat box, right?